डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी के दरमियान हम लोग इससे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और एक और चीज़ बता दें, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है, दो चीज़ जरूरी हैं। एक तो आप उससे रिलेटेड सॉल्व पेपर को सॉल्व कीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, या जो तमाम प्रैक्टिस सेट हैं उसको सॉल्व कीजिए। फ़ायदा ये होता है कि जिस टॉपिक से या जिस सेक्शन में आपको डाउट है तो क्लियर हो जाता है, और या किसी में आपको करना तो नहीं पकड़ बन पा रही है तो आप कमजोरी पता चले तो आप उसका समय रहते निवारण कर सकते हैं। याद रखिए साथियों, ये कुछ दिन, समय बहुत कम बचा है, कुछ दिन आप मेहनत कर लेंगे, कुछ दिन अपने दोस्तों से दूर रहेंगे या जो रिश्तेदारी है तीज त्यौहार से दूर रहेंगे तो आजीवन आप खुशी रहेंगे। यही लोग आपके साथ रहेंगे। नहीं कुछ मिलेगा, नहीं कुछ आपके साथ कोई जॉब रहेगी या नहीं सम्मानजनक जीवन रहेगा तो लोग यही आपके अपने बेहद से बेहद करीबी लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी समय मिला है, बहुत सुनहरा अवसर है, थोड़ा सा त्याग करके आप इसमें अच्छे से लग जाइए। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 11। और याद रहे हम लोग ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा एक कथन सही नहीं है कि इसमें देखिए, जेरेमी बेंथम के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए होता है। याद रखिए कि जो बेंथम राज्य के सामान्य सुख की बुद्धि का माध्यम मानता है तो उसका राज्य एक नकारात्मक राज्य है। नकारात्मक राज्य वह होता है जिसमें लोग को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोका जाता है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना कोई उद्देश्य व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुणों के विकास करना नहीं है। याद रखिए, जो आपका वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन बी सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, ये आपको मैच करना है। एक तरफ कंटेंट है यानी विषय वस्तु और उससे संबंधित लेखक हैं। तो इसमें देखिए, राज्य एक वर्ग के रूप में राज्य की व्याख्या करने वाले कौन है। देखिए ये आपका जितने ऑप्शन 5 इसमें डिसमैच है। तो एक वर्ग के रूप में राज्य की व्याख्या करने वाले आपके कार्ल मार्क्स और लेनिन हैं। जितने मार्क्सवादी होते हैं, जो परंपरागत मार्क्सवादी वो राज्य को एक वर्ग के रूप में देखते हैं। नैतिक जीवन के रूप में जो राज्य है आपका वो हीगल और टी.एच. ग्रीन जैसे आदर्शवादी विचारक हैं। सत्ता के रूप में राज्य, इसको जो आपके यथार्थवादी विचारक हैं जैसे मैकियावली और हॉब्स, और मिनिमम स्टेट की बात करने वाले आपके एफ.ए. और रॉबर्ट नॉजिक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संयोजन है। तो सही संयोजन है जॉन लॉक ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जे.एस. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, या एफ. एंजेस सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, और एल टी हबाउस लिबरलिज्म। तो ये आपसे पूछ रहा कल्याणकारी राज्य से संबंधित, ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है सब। बाकी जो एल टी हबाउस की जो पुस्तक लिबरलिज्म, ये कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित होते हैं। तो जो सामान्यतः जो कल्याणकारी राज्य हैं वो शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य पे केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के उद्भव के दैवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। तो राज्य के उद्भव के दैवीय सिद्धांत से ये तात्पर्य है कि ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है, देवताओं ने राज्य का निर्माण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, जो पॉलिटिक्स जो पावर फॉर स्ट्रगल किसने कहा है। ती मार्गनथाउ का है। मार्गनथाउ आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रणेता हैं, प्रवक्ता हैं, और साथ ही इनकी जो फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन।
एक कल्याणकारी राज्य है, तो जो एक कल्याणकारी राज्य कौन सा है? तो एक कल्याणकारी राज्य वह होता है जो स्वाभाविक है कि लोकतंत्रात्मक राज्य होगा, वही आपका कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व जनसंख्या हुआ, भूभाग यानी क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं और संप्रभुता आपका इसका प्राण तत्व है। और साथ ही ये भी जान लीजिए, जो संप्रभुता है उसके जनक जिन बोधा हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 कि स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या निहित है? कि अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति यानी अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंध तो हों, प्रतिबंध को आप में कम से कम प्रतिबंध हो, लेकिन कौन से अनुचित प्रतिबंध का अभाव हो, वही स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किस में पाए जाते हैं? तो राज्य की उत्पत्ति में जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? कि सबसे पहले रक्त संबंध, फिर धर्म, फिर युद्ध और फिर राजनीतिक चेतना से राज्य का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? तो खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक जेएस मिल है। तो जेएस मिल है और इसकी फेमस पुस्तक जो है कौन सी? ऑन लिबर्टी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। और मिल और बेंथम दोनों ही उपयुक्तवादी हैं। अंतिम उपयुक्तवादी कौन है? जेएस मिल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है? तो राज्य का जो विकासवादी सिद्धांत है वह यह मानता है कि राज्य की स्थापना नहीं बल्कि विकास हुआ है। रक्त संबंधों से कुटुंब, कुटुंब से गांव, गांव से जन, जन से जनपद, धीरे धीरे राज्य कुटुंब का स्वरूप आकार में आ गया। इसमें युद्ध, धर्म, चेतनाओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए राज्य का निर्माण विकास क्रम के अनुसार हुआ है। कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है या कानून संप्रभु का आदेश है? ये फेमस कोट किसका है? तो किसका है? जॉन ऑस्टिन का है, जो कि आपका संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस पर एक आधारित है? यानी जो प्रतिकार यानी बदले के जैसे को तैसा ये सिद्धांत बोलते हैं। जो न्याय है वो जैसे को तैसा सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रतिशोधात्मक या प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में ये होता है कि जैसे को तैसे यानी कहने तो कोई एक हाथ काट दिया तो हाथ काटने के बदले हाथ काट दिया, आँख के बदले आँख फोड़ दिया जाए, यानी जो जैसा वैसे ही उसके साथ प्रतिशोध लिया जाए। ये इस प्रकार का न्याय है। क्वेश्चन नंबर 15 जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है? तो उदारवाद के जो बिल्कुल विपरीत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो है आपका मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 16 अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। आदर्शवादी सिद्धांत है वो आपके नैतिक विकास पर बल देता है। समानता का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? तो समानता का सर्वोत्तम अर्थ ये है कि व्यवहार की पहचान। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है इसमें से? तो जीएस मिल तथा टीएच ग्रीन के लिए सहमति राज्य का आधार है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग दोनों विचारक का मत है। लॉक जो है सहमति से संबंधित, सहमति के आधार पर राज्य का निर्माण करता है। तो इसलिए जेएस मिल नहीं टीएच ग्रीन सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 राज्य का निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है आपका कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना जिससे जुर्म रुके। तो निवारक सिद्धांत के तहत अपराधी को इतनी सजा दे दी जाती है कि वह तो दोबारा अपराध करने में अक्षम हो जाता है और साथ ही दूसरे भी दंड देखकर इतने भयाक्रांत हो जाते हैं कि वे अपराध करने की सोचे भी नहीं। अगला प्रश्न कि यह किसने परिभाषा दी है कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है? तो बल का जो वैध
प्रयोग का एकाधिकार, तो वो है आपके मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया? तो रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न कि आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है। तो आधुनिक व्यक्तिवाद है किसके लिए स्वतंत्रता की मांग करता है? तो समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है, न कि व्यक्तिगत। अगला प्रश्न देखिए कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है। तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो आपका व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वह है व्यक्ति की स्वतंत्रता। और उदारवाद का जो जनक है कौन है? जॉन लॉक है, और उसकी पुस्तक ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गांधी के स्वराज की अवधारणा को उपयुक्त ढंग से निरूपित करती है? तो वह है आपका स्थानीय संसाधनों एवं गहन श्रम तकनीक की प्रयोग के द्वारा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो गांधी जी का स्वराज की धारणा, इसे में पूर्ण रूप से व्याख्यायित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है। तो समाजवाद किसका विरोधी नहीं है? तो है आपका सामाजिक अभियांत्रिकी का। अगला प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? फांसीवादी मुसोलिनी इटली का है। अराजकतावाद बकुनिन सही है। समाजवाद थॉमस मोर सही है। बहुलवाद क्रोप्टोकिन, ये अराजकतावादी है, क्रोप्टोकिन न कि बहुलवादी, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि प्रभुता नागरिकों तथा प्रजा पर विधि से अनवरत सर्वोच्च सत्ता है। इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, प्रभुता या संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा पर या जनता पर विधि से या विधि द्वारा अमर्यादित क्या है? सर्वोच्च सत्ता है। तो ये प्रभुसत्ता का यह बोध निम्नलिखित में से आज किसके या किनके द्वारा व्यवहार में सीमित होता है? यानी सीधा सीधा ये है कि जो संप्रभुता है किन किन तर्कों के आधार पर वो अब सीमित हो गया है या उसकी शक्तियों में कमी हो गई है। तो है आपका एक तो भूमंडलीकरण की वजह से, अधिसंख्य राज्यों द्वारा सार्वभौम मानवाधिकारों की घोषणा की वजह से, या पारिस्थितिकी एवं आतंकवाद जैसे सार्वभौम सरकारों का उद्भव, इनके वजह से संप्रभुता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, मार्क्सवाद और फांसीवाद एक मत है, यानी दोनों की विचारधारा एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, किस पर? कि सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में। टी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो रात्रि प्रहरी या न्यूनतम राज्य वह है जो नाइट वॉचमैन या नाइट मेयर स्टेट की बात कौन करता है? तो रात्रि प्रहरी राज्य न्यूनतम राज्य वह जो कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है। उसका केवल दो ही कार्य है, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना, बाकी राज्य को किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 31 कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो यही उपयुक्तवाद का सिद्धांत है। तो उपयुक्तवादियों ने, याद रहिए कि उपयुक्तवाद का जनक कौन है? बेंथम। प्रथम प्रवक्ता कह सकते हैं हम बेंथम, और अंतिम प्रवक्ता और इसका कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न कि फेबियन समाजवादी मानते हैं कि जितने समाजवाद के जितने प्रकार हैं आपको पढ़ लेना चाहिए और याद करना चाहिए, उसके समर्थक कौन कौन से लोग हैं। तो फेबियन समाजवाद धीमापन अवश्यंभावी है। मानते हैं कि फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अवश्यंभावी है। अगला प्रश्न देखिए कि गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है। जो गिल्ड समाजवाद है किसका मिला जुला रूप है? तो समूहवाद और संघवाद के बीच का मध्यम मार्ग है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया? जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की पक्ष लेने वाले कौन है? जेम्स मैडिसन। अगला प्रश्न देखिए कि एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व है, निश्चित कार्यकाल भी है, और सम्मानों में प्रथम प्रधानमंत्री होता है, तीनों सही हैं। आपका मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसा ये सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि वो इसलिए शक्तिशाली बन गई है कि महाभियोग की प्रणाली बहुत जटिल है। तो ऑप्शन
डी राइट आंसर, जैसा कि आप अमेरिका के मामले में देख सकते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला कार्य जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय है। तो राजनीतिक विकास यानी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसका क्या तात्पर्य है कि राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी इनपुट आउटपुट जो थियरी है किसका है, तो डेविड स्टन का है। और व्यवहारवाद का जनक और उत्तर व्यवहारवाद का भी जनक डेविड स्टन सॉरी। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के इनपुट कार्य यानी निवेश कार्य या इनपुट जो है सम्मिलित नहीं है। इनपुट में जो गैब्रियल आमंड और पावल के द्वारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच लाया गया उसमें से कौन सा इनपुट नहीं है यानी निवेश नहीं है। तो याद रखिए, तो निवेश कार्य कौन कौन से हैं, राजनीतिक समाजीकरण, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन और राजनीतिक संप्रेषण। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका राजनीतिक विकास नहीं है इनपुट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जनमत अभिकरण नहीं है। तो जनमत अभिकरण का कौन सा नहीं है, तो न्यायपालिका नहीं है। बाकी प्रेस राजनीतिक दल और टेलीविजन जनमत का अभिकरण है। प्यारे दोस्तों, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक राजनीतिक चिंतक ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संकल्पनात्मक अंतर या भिन्नता स्थापित की। तो हैं आपके इज़ा बर्लिन। उनकी फेमस पुस्तक कौन सी है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी। 43 देखिए, वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संक्रमणी मत प्रणाली का नहीं है। कौन सा इसमें, तो है आपका मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। अगला प्रश्न कि जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो सकता है, किसका, तो है आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निकायों जनतांत्रिक निकायों में अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो सकता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, अध्यक्षात्मक सरकार जिस सिद्धांत पर आधारित है वह कौन सा सिद्धांत है। तो वह सिद्धांत आपका है कार्यपालिका इसमें स्वतंत्र होती है, जैसा कि आप अमेरिका में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 46, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को यह भी कहा जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो हेयर प्रणाली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही अनुपातिक प्रणाली की खोज की। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको चूज करना है कि अधिकार उदारवादियों के अनुसार अधिकार क्या हैं। तो उदारवादियों के अनुसार अधिकार राज्य की सत्ता को कम करते हैं, व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक हैं, सही है, समूह के विविध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं, ये भी सही है, स्पंदनशील सिविल समाज के आधार की रचना करते हैं। चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बड़ा है, क्यों, इसलिए किस कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता गया है। तो इस कारण कि कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण नौकरशाही का ज़्यादा विकास हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उनका जो 2 नेशन थियरी का स्टेट है 1940 और कहाँ, लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो उसी में इन्होंने कहा कि साफ साफ कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर देना चाहिए और मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र कर देना चाहिए। इसी से इनका द्विराष्ट्र सिद्धांत सामने आया 1940 में और तत्कालीन उसमें ब्रिटेन से लौट कर आए थे। 1945 के कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य नहीं था। इटली इसमें से जो कैबिनेट मिशन है उसमें सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया गया। तो भारत के विभाजन का प्रथम संकेत आपका क्रिप्स प्रस्ताव में शामिल था।
अगला प्रश्न कि भारत में द्वैत शासन आरंभ किया गया कब? भारत में जो डायरकी सिस्टम है कब प्रारंभ किया गया? तो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया, जो आपका 1919 का अधिनियम है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है 53 कि जॉन रॉल से प्रभावित उदारवादी क्यों शुभ की तुलना में अधिकारों को सर्वोपरि मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि शुभ की बहुविध धारणाएं हैं जिसे लोग मानते हैं और इसे ऐसा मानने के लिए उनके अपने अपने तर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है कि भारत का पहला आम चुनाव यानी संसदीय निर्वाचन संविधान की संपुष्टि के पश्चात 1950 में हुआ? ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1950 में न होकर ये 1952 में हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटी के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए? तो कोई अगर राष्ट्रीय अथवा अखिल भारतीय दल हैं जिन्हें 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तो वो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किस एक विद्वान एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में वर्णित किया है? इसका सही आंसर होगा रजनी कोठारी जो हैं वो वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन से थे? अली बंधु खिलाफत आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन आपके बिहार चंपारण से 1917 में प्रारंभ हुआ, जो तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह का शुरुआत किया, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है, बर्थ इज माई राइट। क्वेश्चन नंबर 60 साइमन कमीशन भारत भेजा गया था? साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो इसलिए भेजा गया था कि मॉन्टफोर्ड सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में लागू हुए उसमें व्यवस्था कर दी गई कि इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक विधिक आयोग की स्थापना की जाएगी, लेकिन ये जो आपका साइमन कमीशन है 2 वर्ष पूर्व ही समय से पूर्व आ गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने 1913 में की, सैन फ्रांसिस्को में की। क्वेश्चन नंबर 62 भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाएं शुरू की गई? बेहद महत्वपूर्ण कोड है ये क्वेश्चन है। तो 1861 के अधिनियम काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्थाएं शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि रूसो की समान इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? तो रूसो जो है लोक संप्रभुता को स्वीकार करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ जिसके द्वारा किया गया वह था? तो वह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1900, भारत परिषद अधिनियम है, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम नहीं है, ये 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जिसको मार्ले मिंटो जो है इसी में इन्होंने पहली बार सांप्रदायिकता की अवधारणा का बीजारोपण किया, क्योंकि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। तो इसी में मिंटो ने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 13 अप्रैल 1919 किसके साथ संबंधित है? तो याद रखिए ये भीषण नरसंहार हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 66 है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन अचानक क्यों रोक दिया? क्योंकि चौरी में हिंसा भड़क उठी थी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हॉलैंड बर्गे साहब के बहुलवादी हैं, लास्की बहुलवादी और ऑस्टिन संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक है। हॉलैंड बहुलवादी है, न कि अद्वैतवादी है। तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न कि यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सिले डुगवी, इसमें डुगवी और सिले का मतलब कि राज्य के लिए भूभाग की आवश्यक शर्त नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित जो है आपके दिलीप सिंह भूरिया समिति। अगला प्रश्न कि शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व कौन कौन से हैं, क्या है। तो शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व सिद्धांत, मानक, नियम और निर्णय कार्यविधियां हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 कि द डेमोक्रेसी एंड द न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं आपके मैक्स लर्नर। क्वेश्चन नंबर 72 भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया। तो 1961 में किया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और पहला इसका जो हुआ शीत युद्ध के दौरान हुआ, बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ। इसमें नासिर टिट्टू के साथ साथ आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई। तानाशाही समर्थन करती है। तो तानाशाही किसका समर्थन करती है। सत्ता के केंद्रीकरण का समर्थन करती है। सत्ता एक व्यक्ति या एक जगह केंद्रित होती है। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो 7 कमीशन आया 1927 में नियुक्त हुआ भारत में, नवंबर 1927 में नियुक्त हुआ और भारत में ये 1928 में आया। नमक सत्याग्रह कब हुआ आपका 1930 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ 1931 में। वेवेल योजना आपका 1944 नहीं बल्कि 1945 में आई। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। और जो 42वां संविधान संशोधन है वो आपका एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न श्रीमती एवं श्रीयुत वेब ने 2 संसद की योजना सुझाई थी। किस प्रकार की 2 प्रकार की संसद की बात करने वाले कौन थे, कौन कौन से संसद की बात करते हैं। तो वो है आपके राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद। तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। अगला प्रश्न कि 78 कि अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने GEF किसने सृजित की है। विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं को निधिन करने के लिए। ऑप्शन देखिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको कालक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो यूटेक की संधि जो है आपकी जो UN चार्टर है इस पे आपका 1945 में हस्ताक्षर किया गया है। वेस्टफेलिया के जो संधि है वो 1648, ठीक। और कौन सा पेरिस की और यूट्रेक्ट की जो संधि है 1713 और जो पेरिस की संधि है वो आपकी 1783 की है। तो इस हिसाब से आपके जो सही आंसर होंगे कौन कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि यूरोपियन यूनियन के विकास में निम्नांकित संधियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए व्यवस्थित कीजिए। तो जो आपकी एम्स्टर्डम संधि है वो 1997 की है। एम्स्टर्डम संधि 1997 और जो मैस्ट्रिक्ट संधि जो है कौन सी 1993 की है। और जो नाइस संधि है 2001 की है। और संवैधानिक संधि जो है आपकी 2004 में हुई।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी द्वारा आयोजित पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।